So, good morning everyone. Today we will start our lecture regarding the sequential valve और pressure regulating sequential valve. इसके पिछला जितना मैं हम लोग लेक्चर में स्टडी किए थे, जो इतना वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व, डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व, ये सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं मेरा पिछला वीडियो लेक्चर्स में। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है मेरा सीक्वेंशियल वाल्व के ऊपर हम लोग फुल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के सामने जो डायग्राम दिखा दिया गया है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम है ये सीक्वेंस वाल्व का डायग्राम है। देखो, प्रेशर रिलीफ वाल्व का डायग्राम, डायरेक्ट एक्टिंग जब प्रेशर रिलीफ वाल्व देखे थे तब मैं अगर इस पोर्शन को अगर मैं बात मतलब ढक दूंगा तो इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मेरा डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व था। और पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व के टाइम क्या था कि ये वाला पोर्शन ढक दोगे तो इसके ऊपर में और एक पॉकेट वाल्व यूज करके हम लोग डायरेक्ट एक्टिंग पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व दिखाए थे। और ये जो है ये मेरा सीक्वेंशियल वाल्व है। सीक्वेंशियल वाल्व हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सीक्वेंशियल वाल्व वन बाय वन सीक्वेंस वाइज कोई भी ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड को भेज के, पाइपलाइन के द्वारा फ्लूइड को भेज के कोई भी ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करवाते हैं, ठीक है। सो पहला बात है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सीक्वेंशियल वाल्व। सीक्वेंस वाल्व, फर्स्ट सीक्वेंस वाल्व का पहला फंक्शन क्या है? इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द प्रेशर। It extensively used in hydraulic system, it extensively used in hydraulic system for controlling the pressure, मतलब क्या है? कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग इसको यूज करते हैं। बेसिकली कोई भी ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में एक ही सिलेंडर के ऊपर काम नहीं होता है। कोई वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत नंबर ऑफ सिलेंडर्स के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि हर एक सिस्टम के लिए, हर एक सिलेंडर के लिए अगर हम लोग एक ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम बनाएंगे तो हर एक सिलेंडर का वर्क के लिए हम लोग को अलग-अलग टैंक रिजर्वर बनाना होगा, अलग-अलग पीआरवी यूज करना पड़ेगा, अलग-अलग डीसीबी यूज करना पड़ेगा। सो इसमें जो कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कंपनी का जो इनिशियल कॉस्ट फॉर द मशीन सेटअप, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। तो इसीलिए according to the technical, we are the engineer, we have to think how to reduce the cost quality, right? How to reduce the cost and how to increase the quality. So how to reduce the cost, इसीलिए हम लोगों को इस तरीके का वाल्व को डिजाइन करना पड़ा है जिस वाल्व के दौरान हम लोग सीक्वेंशियली वन बाय वन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड को यूज करके, फ्लूइड का पावर को यूज करके हम लोग आउटपुट को गेन कर सके, ठीक है। सो सेकंड, व्हाट आर द सेकंड फंक्शन? सीक्वेंशियल वाल्व का सेकंड फंक्शन क्या है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज most important function is to operate various function in sequential order, right? वेरियस फंक्शन यहाँ पे सीक्वेंशियल वाल्व के द्वारा हम लोग वेरियस फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। 3 नंबर पॉइंट क्या है? required sequential pressure can be adjusted manually. Here required sequential pressure can be adjusted manually, okay। तो यह रिक्वायर्ड सीक्वेंशियल प्रेशर कैन बी एडजस्टेड मैन्युअली, ये हम लोगों का सीक्वेंस वाल्व का फंक्शन है। अब हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस वाल्व में कैसे काम होता है, राइट। पहला बात है, सीक्वेंस वाल्व को हम लोग दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 असम्पशन ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे असम्प किया हो, यहाँ पे असम्पशन लिया हो कि यहाँ पे एक मेरा
क्लैंपिंग सिलेंडर है और एक मेरा ड्रिलिंग सिलेंडर है। मतलब ये ऑपरेशन में, ये ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या काम हो रहा है वो थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना, ठीक है। 1 सेकेंड। सो अब हम लोग देखेंगे कि मेरा क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है। मेरा यहाँ पे एक वर्कपीस है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक वर्कपीस है, कैसे है ये, एक इस तरीके का स्टैंड है, एक इस तरीके का स्टैंड है जो मेरा फिक्स्ड है, ओके। और यहां पे एक वर्कपीस को रखा गया है, राइट। ये वर्कपीस में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला बात है कि अगर हम लोग वर्कपीस, कोई भी वर्कपीस के ऊपर काम करते हैं, लेथ मशीन में काम करते हैं, टर्न मिलिंग मशीन में काम करते हैं, शेपर मशीन में काम करते हैं, कोई भी मशीन में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में काम करते हैं, आइजर चार्टिंग में काम करते हैं, ब्रिनेल हार्डनेस में काम करते हैं, टॉर्शन में काम करते हैं, सीएनसी मशीन में काम करते हैं, या कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग लैब में काम करते हैं, हम लोग कोई भी जगह में कोई भी वर्कपीस के ऊपर अगर काम करते हैं, कारपेंटरी में, फिटिंग में, कहीं पे भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी वर्कपीस को अगर हम लोग कोई आउटपुट कंडीशन में लेके जाना चाहते हैं, या कोई भी वर्कपीस के ऊपर अगर हम लोग को काम करना पड़ता है, तो हम लोग को पहला बात है वर्कपीस को होल्ड करने का जरूरत पड़ता है, टाइटली होल्ड करने का जरूरत पड़ता है, इसीलिए ताकि उस वर्कपीस के ऊपर जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन के टाइम यहाँ पे वर्कपीस मेरा मूव ना करे। अगर वर्कपीस मेरा मूव कर जाएगा तो विद एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के साथ वर्कपीस के ऊपर कोई ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते। वर्कपीस मूव करेगा तो हम लोग का टूल मेरा इधर उधर होगा, वर्कपीस का सरफेस के ऊपर जिगजैग वे में काम करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा वर्कपीस खराब हो जाएगा और जो मेरा आउटपुट प्रोडक्ट है जो मुझे बनाना है वो मैं नहीं बना पाऊंगा। तो फर्स्ट वर्क है ये वर्कपीस को होल्ड करना। होल्ड कैसे करेंगे, ये वर्कपीस को एक साइड में मैं फिक्स करके रख दिया हूं, एक साइड में, राइट, और दूसरा साइड से मैं अगर इसको अगर प्रेशर देके टाइट करके रखूंगा तो ये वर्कपीस इस पोर्शन में फिट हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो मेरा काम, पहला काम है क्लैंपिंग। मेरा फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, क्लैंपिंग। एंड सेकंड, जो मैं अभी यहां से इसको फोर्स अप्लाई करके इसको मैं होल्ड करके रखूंगा, दैट इज क्लैंपिंग। सेकंड ऑपरेशन है मेरा ड्रिलिंग, ओके। सेकंड ऑपरेशन है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग कहां हो रहा है, देखो यहाँ पे एक ड्रिल मशीन है, वो ड्रिल मशीन में जो ड्रिल बीट लगा हुआ है वो ड्रिल बीट जाके ये वर्कपीस के ऊपर आके ड्रिल कर रहा है, तो यहाँ पे वो ड्रिल करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ड्रिल बीट को हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रिल बीट को हमको कंटिन्यूअसली इस वर्कपीस में टच करवा के रखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, जितना मुझे ड्रिल होल डेप्थ चाहिए उतना डेप्थ तक मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ऐसे प्रेशर क्रिएट करके मुझे ड्रिल बीट को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये मेरा दो ऑपरेशन है, एक मेरा है क्लैंपिंग और दूसरा मेरा है ड्रिलिंग। ये दो ऑपरेशन मैं सीक्वेंशियल वाल्व के द्वारा मैं कैसे करूंगा वो मैं दिखाऊंगा। ये मेरा है कंस्ट्रक्शन डायग्राम और ये मेरा है सर्किट डायग्राम, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन डायग्राम में क्या क्या पार्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाल्व बॉडी, पूरा एक वाल्व बॉडी है, फर्स्ट पार्ट वाल्व बॉडी, ओके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट मेरा है एक कॉनिकल पॉपेट है, कॉनिकल पॉपेट, राइट। थर्ड वन क्या है, थर्ड है मेरा एडजस्टेबल स्क्रू, ये एडजस्टेबल स्क्रू का काम क्या है, ये हम लोग डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व में भी देखे थे, पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व में भी देखे थे, और आप सीक्वेंस वाल्व में भी हम लोग देख रहे हैं। ये एडजस्टेबल स्क्रू का काम क्या है, ये एडजस्टेबल स्क्रू बेसिकली रोटेट करके इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, और इसका रोटेशन के द्वारा हम लोग वाल्व के अंदर एक लिमिटेड प्रेशर को हम लोग सेट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर में ये वाल्व ओपन होगा और कितना प्रेशर तक ये वाल्व मैक्सिमम वो प्रेशर सस्टेन कर पाएगा। वो प्रीसेट प्रेशर को हम लोग ये एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा सेट करते हैं, राइट। 4 नंबर क्या है, एक स्प्रिंग है। 5 नंबर में मेरा एक सिलेंडर है, तो वाल्व सिलेंडर तो मेरा वाल्व के अंदर में नहीं आता है, तो मैं सिलेंडर को यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि सिलेंडर मेरा एक्चुएटर पार्ट में चल जा रहा है, तो इसीलिए वाल्व के अंदर जो मेरा पार्ट्स है वो पार्ट्स को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। तो 4 नंबर मेरा स्प्रिंग है। 5 नंबर में मेरा क्या है, 5 नंबर में मेरा है चेक वाल्व। चेक वाल्व मतलब मैं इस हफ्ते का फर्स्ट जो लेक्चर था मेरा वो चेक वाल्व के ऊपर था।
चेक वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व कैसे काम करता है? इट्स अ वन वे ट्रैफिक वाल्व, मतलब एक डायरेक्शन से फ्लो होगा, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, लेकिन दूसरा डायरेक्शन से रिवर्स फ्लो इसका हो नहीं सकता। तो रिवर्स फ्लो ताकि ब्लॉक कर सके, इसीलिए हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में ये चेक वाल्व या तो नॉन रिटर्न वाल्व हम लोग यूज करते हैं। इसके बारे में भी तुम लोगों को पहला सोमवार का मंडे का वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी दिखा दिया गया है, पुराना वीडियो लेक्चर में। तो ये 5 पार्ट्स अभी मेरे पास है, जिसमें पहला है वाल्व बॉडी, जो देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया से बना हुआ है, ये मेरा वाल्व बॉडी है। दूसरा है कॉनिकल पॉकेट, देखो डार्क ब्लैक में कॉनिकल पॉकेट है, जो सीटअप पॉकेट है। इस तरीके से पॉकेट का गैप को इस तरीके से रखा गया है, और पॉकेट आके यहाँ पे अगर अट जाएगा तो ऊपर नीचे से कोई फ्लूइड ऊपर की तरफ पास नहीं करेगा, राइट। अगर पॉकेट को अगर ज्यादा फोर्स यूज करेंगे तो पॉकेट उठ जाएगा, तो यहाँ से मेरा फ्लूइड निकल के पास करेगा। थर्ड वन एडजस्टेबल स्क्रू, मैंने पहले ही बोला कि एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा हम लोग ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर जो प्रीसेट प्रेशर है वो प्रीसेट प्रेशर को हम लोग सेट कर सकते हैं, राइट। फोर्थ स्प्रिंग जो पॉकेट के साथ अटैच्ड हुआ है कि जब भी ज्यादा फोर्स प्रेशर अप्लाई होगा तो वो पॉकेट क्या होगा, स्प्रिंग के द्वारा स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और पॉकेट ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और सर्टेन टाइम में जब प्रेशर घट जाएगा तो स्प्रिंग ऑटोमेटिक अपना डक्टाइल फेनोमेनन की वजह से, डक्टिलिटी फेनोमेनन की वजह से वो स्प्रिंग क्या होगा, इलेबोरेट होगा, और पॉकेट अपना जो सीट है वो सीट में जाके इस तरीके से बैठ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है चेक वाल्व। चेक वाल्व मैंने पहले ही बोला कि चेक वाल्व एक नॉन रिटर्न वाल्व है, जिसमें वन वे ट्रैफिक के जैसा काम करता है, मतलब ये फ्लूइड का फॉरवर्ड फ्लो को रोकता नहीं है, फ्लूइड का रिवर्स फ्लो को ब्लॉक करता है, क्योंकि रिवर्स फ्लो कभी-कभी हो जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, बैक थ्रस्ट क्रिएट हो जाता है फ्लूइड के ऊपर, जिसकी वजह से फ्लूइड रिवर्स फ्लो करना चाहते हैं। तो रिवर्स फ्लो ना हो और रिवर्स फ्लो को चेक करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए हम लोग नॉन रिटर्न वाल्व यूज करते हैं। तो ये था मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट्स और सीक्वेंस वाल्व का कंस्ट्रक्शन पार्ट और द बॉडीज डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अभी मैं देखूंगा कि इस तरीके से काम करता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा एक क्लैंपिंग सिलेंडर है जिसको हम लोग लिखे सिलेंडर 1, यहाँ पे ये मेरा ड्रिलिंग सिलेंडर जिसको हम लिखे C2, राइट। और यहाँ पे ये सर्किट डायग्राम है। तो मैं पहले कंस्ट्रक्शन डायग्राम समझाऊंगा, उसके बाद में सर्किट डायग्राम समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टैंक से मेरा ऑयल इन होगा, ये मेरा इनलेट है, टैंक से मेरा ऑयल इन होगा, इनलेट के द्वारा अंदर आएगा, अंदर आने के बाद ये स्ट्रेट डायरेक्ट जाएगा, कहां पे, ये डायरेक्ट जाएगा सिलेंडर पोर्शन में, ठीक है। तो ऑयल अंदर एंट्री किया इस डायरेक्शन में, राइट। इस डायरेक्शन में एंट्री करने के बाद वो ऑयल क्या किया, वो ऑयल यहाँ पे इनलेट से आउटलेट के थ्रू से यहाँ पे जा रहा है, जाने के बाद ये एक्चुएटर में एंट्री किया, ये एक्चुएटर या तो सिलेंडर बोल सकते हो, ये सिलेंडर में एंट्री किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई जब करेगा तब ये जो मेरा पिस्टन है, ध्यान देना, ये जो मेरा पिस्टन है, ये पिस्टन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक सर्टेन पोर्शन तक, ऑब्वियसली हर एक सिलेंडर के अंदर, देखो ध्यान देना, ये अगर मेरा एक सिलेंडर है, राइट, ये अगर मेरा एक सिलेंडर है, ओके, तो यहाँ पे अगर इसका पिस्टन है तो ये पिस्टन मैक्सिमम ये वाला पोर्शन से लेकर मैक्सिमम इतना पोर्शन तक वो मूव कर सकता है, मतलब उसका जो स्लाइडिंग डिस्प्लेसमेंट है वो इतना डिस्टेंस है। तो वैसे ही जब फ्लूइड एंट्री करेगा सिलेंडर के अंदर तो वो फ्लूइड इस पिस्टन को एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचाएगा। जब भी उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ से कंटिन्यूअसली फ्लूइड फ्लो कर रहा है। पहला जब फ्लूइड फ्लो करना शुरू किया, इसके अंदर में फ्लो किया, इनलेट से वो फ्लूइड एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद ये जो पैसेज के थ्रू से यहाँ पे एक्चुएटर के अंदर आया, एक्चुएटर के अंदर आने के बाद ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, पिस्टन को स्लाइड मूवमेंट, कौन सा डायरेक्शन में स्लाइड मूवमेंट किया, इस डायरेक्शन में स्लाइड मूवमेंट किया, मैक्सिमम मूवमेंट हुआ। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट हो गया है तब पिस्टन और आगे नहीं जा पाएगा, राइट। बट यहाँ पे फ्लूइड कंटिन्यूअसली इसमें एंट्री कर रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लूइड इसमें एंट्री कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पिस्टन का मूवमेंट मैक्सिमम हो गया है। तो यहाँ पे पहले ऑयल एंट्री किया, एक्चुएटर के अंदर जा गया, सिलेंडर में जो पिस्टन है उसका मूवमेंट करवाया, वो सिलेंडर मैक्सिमम मूवमेंट किया, उसके बाद वो फ्लूइड क्या करेगा, एंट्री तो कंटिन्यूअस एंट्री हो रहा है, तो कंटिन्यूअस फ्लूइड इनलेट के अंदर एंट्री कर रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो उस टाइम ये जो एरिया में फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो वर्क करना था वो वर्क तो मेरा हो गया, इस पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम चल गया है।
तो उसके बाद तो ये पिस्टन उससे बाहर तो नहीं जा पाएगा, तो फ्लूइड पूरा जो ये पाइपलाइन में कंटिन्यूअस इसको मैक्सिमम कंडीशन में जाने के बाद फ्लूइड कंटिन्यूअस एंट्री करेगा, तो इसका मूवमेंट और नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम मूवमेंट में चल गया है, मैक्सिमम पोजीशन तक ये चल गया। तो फ्लूइड इसके अंदर एंट्री होगी कंटिन्यूअस अगर होगा तो यहाँ पे मेरा प्रेशर बढ़ेगा। तो जब भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा फ्लूइड का फेनोमेना क्या होगा, ये जो मेरा बीच में जो गैप है, देखो यहाँ पे जो एक बीच में मेरा गैप है, ये बीच गैप से निकलने का कोशिश करेगा, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद देखोगे यहाँ पे एक चेक वाल्व है। चेक वाल्व मतलब वो चेक वाल्व कुछ इस डायरेक्शन इस तरीके का है, यहाँ इस तरीके का है, राइट। तो फ्लूइड जब इसके द्वारा एंट्री करने का कोशिश करेगा तो यहाँ पे उसको ब्लॉकेज मिलेगा। तो फ्लूइड इस पैसेज से भी अगर एंट्री करेगा तो यहाँ पे ब्लॉक की वजह से, चेक वाल्व रहने की वजह से फ्लूइड ऊपर तक पहुंच नहीं पाएगा। तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा। जब भी फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा तो एक प्रीसेट प्रेशर से जब भी वो प्रेशर मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, वो क्या करेगा, इस कॉनिकल पॉकेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो कॉनिकल पॉकेट ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि जब भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू करेगा वो प्रेशर यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रू से जो मैं प्रीसेट प्रेशर सेट किया था वो प्रेशर से मैक्सिमम होगा। जब भी वो प्रेशर से मेरा मैक्सिमम होगा तो ये क्या करेगा, कॉनिकल पॉकेट को ऊपर की तरफ ठेलेगा। जब कॉनिकल पॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद वो यहाँ पे सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में जाके सिलेंडर 2 जो मेरा ड्रिलिंग सिलेंडर है, सिलेंडर 2 में जाके यहाँ पे काम वर्क करना शुरू करेगा। जब भी सिलेंडर 2 में आएगा तो सिलेंडर 2 का ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में उसको मोशन देगा। जब भी इस डायरेक्शन में वो मोशन दिया तो ये जो पिस्टन एक मैक्सिमम पोजीशन तक चल जाएगा। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन तक चल जाएगा तो सेम हियर यहाँ पे जब मैक्सिमम पोजीशन तक चल गया है और यहाँ पे भी फ्लूइड कंटिन्यूअसली एंट्री कर रहा है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ ये दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा। ध्यान देना, जब भी फ्लूइड का यहाँ पे प्रेशर बढ़ा वो कॉनिकल पॉकेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। जब भी प्रेशर से बढ़ गया यहाँ का प्रेशर तो वो कॉनिकल पॉकेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। कॉनिकल पॉकेट क्या किया, कॉनिकल पॉकेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया स्प्रिंग को कंप्रेस करके। तो कॉनिकल पॉकेट जब भी यहाँ पे रास्ता छोड़ देगा तो वो फ्लूइड क्या करेगा, कंटिन्यूअसली बढ़ने के बाद वो सिलेंडर 2 में वर्क करना शुरू करेगा। तो सिलेंडर 2 में वर्क जब करेगा तो वो पिस्टन को मैक्सिमम पोर्शन तक पहुंचाएगा। ये वाला जो पिस्टन है इसको मैक्सिमम पोर्शन तक पहुंचाएगा। जब भी ये मैक्सिमम पोर्शन तक पहुंचाएगा तब यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों प्रेशर सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम प्रेशर है, यहाँ पे भी मैक्सिमम प्रेशर है, दोनों प्रेशर इक्वल हो गया। तो इसके वजह से ये पॉकेट नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है। पहले क्यों ऊपर की तरफ गया, क्योंकि पहले यहाँ का प्रेशर कम था, यहाँ का प्रेशर ज्यादा था, इसीलिए वो कोनिकल पॉकेट ऊपर की तरफ चल गया। लेकिन जब ये पिस्टन मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाएगा तो यहाँ का जो फ्लूइड का प्रेशर है और यहाँ का भी जो फ्लूइड का प्रेशर है वो दोनों प्रेशर इक्वल कंडीशन में होगा। जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो वो कॉनिकल पॉकेट ऑटोमेटिक ये ब्लॉक इस जगह को, इसका जो सीट है वो सीट को वो ब्लॉक कर देगा। जब वो ब्लॉक करेगा तब ये फ्लूइड कोशिश करेगा वापस जाने के लिए। तो यहाँ पे देखो और एक पैसेज है, यहाँ का फ्लूइड जब यहाँ पे पास नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे एक ब्लॉक था, राइट, इस डायरेक्शन में पास नहीं कर पाया, किंतु ये चेक वाल्व के लिए इस डायरेक्शन से ऑब्वियसली पास कर सकता है। क्योंकि देखो अगर ये मेरा डायरेक्शन है, ये मेरा अगर डायरेक्शन है तो फ्लूइड इस डायरेक्शन में पास नहीं कर पाएगा, लेकिन फ्लूइड इस डायरेक्शन से पास कर सकता है। तो यहाँ पे वही चीज होगा, जब भी यहाँ पे प्रेशर दोनों जगह का प्रेशर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यहाँ का फ्लूइड वापस आएगा और ये जो पैसेज से बाहर, ये जो पैसेज से नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आके वो बाहर की, जब भी वो नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम है। जब भी वो फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा, जब भी यहाँ का जो फ्लूइड है नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे थोड़ा अमाउंट ऑफ प्रेशर घट गया। यहाँ का जो फ्लूइड वो कॉनिकल पॉकेट को तुरंत प्रेशर क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ का प्रेशर घट गया है तो वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड फिर ऊपर चल गया, ऊपर जाके वो सिलेंडर में गया, फिर सिलेंडर का पोजीशन को मैक्सिमम किया, फिर दोनों का प्रेशर मेरा इक्वल हुआ तो फिर पॉकेट बंद हो गया। फिर जब दोनों का प्रेशर इक्वल हुआ तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचाने के बाद वो फिर वापस आने की कोशिश करेगा, तो वो ये चेक वाल्व के थ्रू से वापस आएगा। जब भी यहाँ पे वापस आएगा फिर यहाँ पे प्रेशर घटेगा, फिर यहाँ का प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो ये पॉकेट को ऊपर की तरफ ठेल देगा। तो इस तरीके से 1 by 1 पहले सिलेंडर 1 में काम हुआ, उसके बाद सिलेंडर 1 का मैक्सिमम पोजीशन में पहुंचने के बाद यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा। जब यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा तो वो कॉनिकल पॉकेट को ऊपर की तरफ पुश किया। जब ऊपर की तरफ पुश किया तो यहाँ पे वो गैप से फ्लूइड निकल गया, निकल के वो सिलेंडर 2 में गया। सिलेंडर 2 में जाने के बाद सिलेंडर 2 का पिस्टन को मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचाया। मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचाने के बाद
उस कंडीशन में जब ये मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच गया है तो इस एरिया का प्रेशर, इस पाइपलाइन का प्रेशर, इस एरिया का प्रेशर, दोनों का प्रेशर सेम है। जब दोनों का प्रेशर सेम होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉपेट है ये नीचे की तरफ आ जाएगा और अपना सीट पे बैठ जाएगा। ये पहले क्यों उठा था? क्योंकि पहले यहाँ का प्रेशर ज्यादा था, यहाँ का प्रेशर कम था, इसीलिए पॉपेट उठ गया था। लेकिन जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा तो पॉपेट ऑटोमेटिक अपना सीट पे जाके बैठ जाएगा। तो जब भी ये सीट पे जाके बैठ जाएगा तो फ्लूइड वापस इस लाइन से और आ नहीं सकता है। तो फ्लूइड को वापस आने के लिए ये जो मेरा पैसेज बनाया गया है, इस पैसेज से आएगा जहां पे एक नॉन रिटर्न चेक वाल्व है। तो यहां से वापस आएगा। जब भी यहां से वापस आएगा सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर इस एरिया में घटेगा। तुरंत इस एरिया का तो प्रेशर मेरा ज्यादा है, तुरंत वो पॉपेट को फिर से फोर्स क्रिएट करेगा, पॉपेट ऊपर की तरफ जाएगा, फ्लूइड निकल जाएगा और यहां से वो सिलेंडर के ऊपर काम करेगा। फिर सेम मैक्सिमम प्रेशर आएगा तो पॉपेट बंद हो जाएगा, फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो नॉन रिटर्न चेक वाल्व से वापस आएगा और यहां से इस यहाँ पे आ जाएगा। जब भी यहाँ पे आएगा फिर प्रेशर घटेगा, फिर पॉपेट को ऊपर की तरफ ठेलेगा। तो इसलिए कंटिन्यू इस तरीके से कंटिन्यूअस प्रोसीजर में ये सीक्वेंशियल वाल्व में काम होता है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं सर्किट डायग्राम में। सर्किट डायग्राम में भी सेम तरीके से काम होता है, थोड़ा ध्यान देना। सर्किट डायग्राम में सेम तरीके से काम होता है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखना, ये मेरा एक पंप है, ये मेरा एक टैंक है, राइट। ये टैंक है, ये पंप है, ये पंप मेरा मोटर के साथ कपल किया गया हुआ है और ये पंप के यहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व हम लोग यूज किए, प्रेशर रिलीफ वाल्व, पीआरवी, प्रेशर रिलीफ वाल्व हम लोग यूज किए। प्रेशर रिलीफ वाल्व हम लोग किस लिए यूज करते हैं? प्रेशर रिलीफ वाल्व हम लोग उस कंडीशन में यूज करते हैं कि मान लो पंप जब मोटर ऑन होगा तो पंप स्टार्ट होगा, पंप में सक्शन क्रिएट होगा। जब पंप में सक्शन क्रिएट होगा तो वो टैंक से फ्लूइड को अपने तरफ सक करेगा। जब भी वो अपने तरफ सक किया और उसके अंदर पावर जनरेट किया फ्लूइड के अंदर, और वो फ्लूइड जब यहाँ इस पाइपलाइन के थ्रू से आगे जाने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली अगर फ्लूइड ऑयल उस पाइपलाइन सिस्टम में अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा तो जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर, एक्सेस प्रेशर है फ्लूइड का, वो फ्लूइड ये प्रेशर रिलीफ वाल्व के थ्रू से वो फिर से टैंक में वापस आ जाएगा। जो मैं पिछला क्लासेस में दिखाया था कि प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे काम करता है। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 वाल्व है, इसको हम लोग एक डीसी वाल्व है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, पुश ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, जिसको हम लोग 4/2 डीसी भी बोल रहे हैं। 4/2 डीसी भी क्यों? 4 मतलब 4 गो पोर्ट है, ए बी पी टी, एंड 2 मतलब 2 पोजीशन है, एक पोजीशन और ये 2 पोजीशन। सो 4/2 डीसी वाल्व हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पंप से फ्लूइड सप्लाई पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में जाएगा। वर्किंग पोर्ट में जाने के बाद ध्यान देना, ये सर्किट डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। पहले तो मोटर ऑन हुआ, पंप में सक्शन क्रिएट हुआ, पंप सक किया फ्लूइड को, टैंक से फ्लूइड पंप में गया, वहां से फिर पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई पोर्ट तक आया, राइट। यहाँ पे ध्यान देना, सप्लाई पोर्ट तक आया, यहाँ पे सप्लाई पोर्ट तक आया। सप्लाई पोर्ट से जब ये ऊपर के तरफ सप्लाई पोर्ट में गया, उसके बीच में अगर उसका प्रेशर, जो फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा अगर हो जाता है, एक्सेस प्रेशर हो जाता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड वो प्रेशर रिलीफ वाल्व के दौरान वो टैंक में वापस आ जाता है। यहाँ पे ये मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व है। तो उसके बाद ये सप्लाई पोर्ट से मेरा वर्किंग पोर्ट में गया, वर्किंग पोर्ट से फ्लूइड गया कंटिन्यूअसली, जाने के बाद वो यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है। अब क्या कौन सा डायरेक्शन में जाने से मेरा काम होगा वो मुझे पहले देखना होगा, ठीक है। यहां से जब जाएगा फ्लूइड इस डायरेक्शन में जा रहा है कंटिन्यूअस, गया, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद यहाँ पे मेरा सीक्वेंस वाल्व है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये अगर डायरेक्ट जाके इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे पहले काम नहीं करेगा। पहले फ्लूइड क्या कहाँ पे काम करेगा? पहले फ्लूइड यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि जब भी वो सप्लाई पोर्ट से वर्किंग पोर्ट में आएगा वहां से फ्लूइड डायरेक्ट पॉपेट को उठा नहीं सकते, क्योंकि उस कंडीशन में पॉपेट को उठाने के लिए जितना प्रेशर चाहिए यहाँ पे वो फ्लूइड का उतना प्रेशर नहीं होता है। क्योंकि ये जगह जब तक भर्ती नहीं होगा, ये पाइपलाइन जब तक भर्ती नहीं होगा, इस सिस्टम में जब तक प्रेशर ज्यादा नहीं होगा तब तक ये पॉपेट नहीं उठेगा। तो ये पॉपेट जब तक नहीं उठेगा तो ये जो मेरा सीक्वेंस वाल्व है ये मेरा ओपन नहीं होगा। तो ये सीक्वेंस वाल्व मेरा ओपन नहीं हुआ और ये कोशिश करेगा नॉन रिटर्न वाल्व से जब जाने की कोशिश करेगा, इधर से जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व है जो मुझे ब्लॉक करेगा, उसका रिवर्स फ्लो को ब्लॉक कर रहा है, तो फ्लूइड इस डायरेक्शन से नहीं जा पा रहा है। तो जब भी वो सप्लाई पोर्ट से जाएगा तो वो इस डायरेक्शन को कवर करके पहले सिलेंडर 1 पे पहुंचेगा, जो मेरा क्लैंपिंग सिलेंडर है। तो जब भी यहाँ पे फ्लूइड एंट्री किया, फ्लूइड जब एंट्री किया तो इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा, पिस्टन का मोशन इस डायरेक्शन में होगा और पिस्टन के ऑपोजिट साइड में जो क्लैंप लगा हुआ है वो क्लैंप मेरा वर्कपीस को क्या करेगा? टाइट करेगा। ये जो मेरा क्लैंप लगा हुआ है ये क्लैंप वर्कपीस को क्या करेगा? टाइट कर देगा।
तो ये अभी टाइट हो गया, फ्लूइड अभी यहाँ पे आया, आने के बाद पिस्टन में फोर्स क्रिएट किया और उसके बाद जो क्लैंप लगा हुआ है वो क्लैंप वापस को टाइट कर दिया, क्योंकि पिस्टन का मूवमेंट अभी इस डायरेक्शन में हुआ। उसके बाद यहाँ पे मेरा होने के बाद फिर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड किस ढंग से काम करेगा वो मैं अभी तुम लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरा मैक्सिमम पोजीशन में जब मेरा पिस्टन चल जाएगा तो यहाँ पे मेरा फिर क्या क्रिएट होगा, मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो प्रेशर की वजह से फ्लूइड क्या करेगा, यहां से एक, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन देना तो भूल गया था, ये डॉटेड लाइन के थ्रू से देखो, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से तो फ्लूइड यहाँ पे नॉन रिटर्न चेक वाल्व की वजह से जा नहीं पाया। उसके बाद यहाँ फ्लूइड तो फिर क्या करेगा, इस कंडीशन, ये डायरेक्शन को मेंटेन करके, पहला जो मेरा सिलेंडर 1 है, ये मेरा जो C1 है, सिलेंडर 1 में मेरा जाएगा। सिलेंडर 1 में जाने के बाद पिस्टन को फोर्स क्रिएट करेगा, तो पिस्टन क्या करेगा, मैक्सिमम पोजीशन में इस वर्कपीस को टाइट करेगा। जब मैक्सिमम पोजीशन में वर्कपीस को टाइट किया तो यहाँ पे फिर मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो वो प्रेशर को मैक्सिमम पोजीशन में जाने के बाद वो फ्लूइड क्या करेगा, ऑब्वियसली वापस आएगा। वापस आने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, जाने के बाद ये जो मेरा सीक्वेंस वाल्व है, ठीक है, ये सीक्वेंस वाल्व का डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है, ये सीक्वेंस वाल्व को क्या करेगा, इस ढंग से, मतलब ये सीक्वेंस वाल्व का जो डायग्राम है, ये जो मेरा एरो था, ये एरो को ऐसे ऊपर की तरफ कर देगा। ये जो सीक्वेंस वाल्व का डायग्राम था, ये जो एरो था, ये एरो को मेरा ऊपर की तरफ कर देगा। तो फ्लूइड मेरा इसके द्वारा यहां से एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा। डायरेक्शन में जाने के बाद जो ये मेरा सिलेंडर 2 है, सिलेंडर 2 में यहाँ पे स्टोर होगा, प्रेशर क्रिएट करेगा पिस्टन के ऊपर। पिस्टन के ऊपर जब भी प्रेशर क्रिएट करेगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। पिस्टन जब नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो ड्रिल बीट लगा हुआ है वो ड्रिल करते हुए, इस वर्कपीस को ड्रिल करते हुए नीचे की तरफ आएगा। और उस दौरान जो वर्क काम करने के दौरान जितना भी लीकेज फ्लूइड है, वो लीकेज फ्लूइड जितना भी यहाँ पे जम गया था, जहाँ पे स्टोर हो गया है, वो फ्लूइड क्या करेगा, ये पाइपलाइन से वापस आएगा। वापस आने के बाद वो B2T मतलब ये सप्लाई पोर्ट से जो हाइड्रोलिक रिटर्न पोर्ट है, वो हाइड्रोलिक रिटर्न पोर्ट में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं पुश ऑपरेटेड करता हूं, मतलब पुश, अगर मैं ये जो 4x2 डीसी वाल्व का जो पुश बटन है, इसको मैं अगर दबाता हूं तो ये जो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व ये इधर आ जाएगा। जब भी ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व को पुश करूंगा तो डायरेक्शनल इधर आ जाएगा। तो ये कनेक्शन यहाँ पे फिट होगा और ये जो कनेक्शन यहाँ पे फिट होगा, ठीक है। ये कनेक्शन मेरा यहाँ पे फिट होगा और ये कनेक्शन मेरा यहाँ पे फिट होगा। ध्यान देना कौन सा कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन मेरा यहाँ पे फिट होगा और ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन मेरा यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो जिसके वजह से पहले मेरा ड्रिलिंग होगा, उसके बाद मेरा क्लैंपिंग होगा। या तो मेरा पहले इसमें क्या होगा कि मैं ड्रिलिंग बिट को उठाने के लिए काम करूंगा, ड्रिल बिट उठा, ये पुश बटन ऑपरेटेड वाल्व इसलिए दिया गया है कि जब भी मैं इसको पुश करूंगा तो ये बटन मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये बटन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रिल बिट मेरा ड्रिल कर रहा था, वो ड्रिल बिट उठ जाएगा और जो मेरा क्लैंप हुआ था, वो क्लैंप लूज होगा। जिसके बाद क्योंकि वर्कपीस में अगर काम हो जाएगा तो मुझे वर्कपीस को तो रिलीज करना है सिस्टम से, तो इसीलिए मुझे ड्रिल बिट को उठाना होगा और मुझे क्लैंपिंग को लूज करना है, उसके बाद मुझे वर्कपीस को निकालना है। तो वो काम करने के लिए मैं अगर पुश बटन दे दूंगा तो ये जो सर्किट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। ये जो सर्किट है, ये सर्किट मेरा इसमें और इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो मेरा ड्रिल बिट ऊपर की तरफ चल जाएगा, क्लैंप मेरा इधर में आ जाएगा, वर्कपीस रिलीज हो जाएगा, तो वर्कपीस को मैं निकाल सकता हूं। सो ये था मेरा सीक्वेंस वाल्व का सर्किट डायग्राम। ये मेरा पंप है, ये मेरा मोटर है, ये मेरा 4x2 पुश ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, ये मेरा सीक्वेंस वाल्व है, ये मेरा नॉन रिटर्न वाल्व है, ये मेरा सिलेंडर 1 है जो मेरा वर्कपीस को क्लैंप कर रहा है, ये मेरा सिलेंडर 2 है जो मेरा वर्कपीस को ड्रिल कर रहा है। सो ये था सीक्वेंस वाल्व का कंस्ट्रक्शन डायग्राम, सर्किट डायग्राम। These are the function and these are the parts of the sequence valve. So ये थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग स्टडी कर लेना, थोड़ा सा वीडियो लेक्चर को स्टडी करना। अगर कुछ भी तुम लोगों को डाउट रहता है इस वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग, तो फिर 8 तारीख का जो जूम क्लास है, वो जूम क्लास में तुम लोग का जो भी डाउट रहेगा, वो डाउट क्लास में तुम लोग मुझे क्लियर कर लेना। और जो अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आया वो भी चीज पूछना, कोई वर्किंग प्रिंसिपल अगर समझ में नहीं आया वो भी पूछना, और सर्किट रिलेटेड अगर कोई भी सवाल है वो भी सवाल करना।
प्लस ये वीडियो मैं अपना Moodle में दे रहा हूँ, ये वीडियो को तुम लोग स्टडी कर लेना. So now I am concluding my class. So thank you for attending my video lecture and have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you.